हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस भी कर चुके हैं। एक पिक्चर आपके सामने जो दिखाई दे रही है आपको, इस इमेज की हेल्प से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस प्लस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ सकते हैं। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हमने बताया था कि जिसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो एक फैक्टर उसमें डोमिनेंट है, अगर किसी में फैक्टर है तो वो अपने आप को कैरेक्टर को शो करता है, फैक्टर नहीं है तो वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द मेंडल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर हम इसे अप्लाई नहीं कर पाए थे। मेंडल ने जो अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रोवाइड किया था, जो रूल पोस्टुलेट हमें दिया था, जिसको लॉ में कन्वर्ट किया गया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सब पर अप्लाई, उन सब पर इसको अप्लीकेबल नहीं माना जा सकता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि बेसिक बना था ये। आपके सामने जो गिवन इमेज है, इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, ये दो प्लांट्स हम कहें, जिसमें हम मेल मानकर चल सकते हैं या पेरेंट जनरेशन हम मान सकते हैं। प्योर पेरेंट है, दैट इज जो पिंक पर्पल शेड जो दी हुई है, दैट इज RR एंड स्मॉल आर फॉर द वाइट। ध्यान रखना है आपने हमेशा कि जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट के लिए आप ऑलवेज कैपिटल अल्फ़ाबेट लें। जो F1 जनरेशन आपके पास आई है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, कि जो हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट होता है हमेशा फर्स्ट जनरेशन वैसी ही आती है। लेकिन कंडीशन है कि पेरेंट प्योर होने जरूरी हैं। कंडीशन क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो प्योर हों। अब प्योर मतलब कैपिटल R दोनों की कोई मिक्सिंग नहीं है, और स्मॉल r। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे, गैमीट्स जब फ्यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन जो रहेगी वो ऑलवेज डोमिनेंट रहेगी। ये हम 10th में भी सीख चुके हैं। इसी की हेल्प से हम अपना क्लियर करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बेटे? जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं किसी पेरेंट के अंदर, उनके गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स मतलब अगर फीमेल है तो वो एग प्रोड्यूस कर रही है, मेल है तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो सामने आपकी इमेज है, इसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी क्लियरली देख सकते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी समझ सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? सेग्रीगेट होना होता है लाइक सेपरेशन, कि जो गैमीट्स होते हैं पेरेंट के अंदर, जो प्रेजेंट गैमीट्स हैं, वो गैमीट्स एलिलिक फॉर्म में मिलते हैं। लाइक टॉल के लिए कैपिटल T है, स्मॉल के लिए स्मॉल t है। यहाँ आपके सामने जो कलर इन्होंने दिया है RR, वैसे हम रेड के लिए रखते हैं बट इन्होंने पर्पल शेड दे दिया, ठीक है। तो पर्पल में RR किसी पेरेंट के अंदर पाए जाने वाले वो गैमीट्स हैं, वो एलील्स हैं जो आने वाले टाइम में जनरेशन को फॉर्म करेंगे। लेकिन ये कभी भी दोनों एलील इकट्ठे नहीं जाएंगे। हमेशा जो कैपिटल R है, ये क्या करेगा? ये अपने गैमीट किस टाइप के बनाएगा? कैपिटल R एंड कैपिटल R। और जो दूसरा प्लांट है आपके सामने वाइट वाला, इसमें ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r जो किस टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल r एंड स्मॉल r। जब ये कैपिटल R स्मॉल r प्रोड्यूस करेगा तो दोनों ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो दोनों ही आपस में डिफरेंट पेरेंट की जो ट्रेट्स हमारे सामने आई हैं, एलील्स जो हमारे सामने आई हैं, दोनों फ्यूज़ करेंगे। और फ्यूज़ करने के बाद यू विल गेट अ पर्टिकुलर जनरेशन और अ ऑफस्प्रिंग। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम F2 जनरेशन में देख सकते हैं। F1 हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्लियर करती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम इसे कह सकते हैं, प्लस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आपका सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब पे अप्लाई होता है। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा यूनिवर्सल लॉ कहा गया है, क्योंकि इसको हम सभी ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी जितने भी लिविंग्स हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गैमीट्स तो सभी में सेपरेट करेंगे। मियोसिस में डिसजंक्शन का जो केस आता है, +1 में आप लोगों ने किया है, उसमें गैमीट सेपरेट होते हैं, फिर पर्टिकुलर स्टेज पर आकर फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेंडल ने जो स्टेटमेंट हमें दी थी, उस हम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब कि अगर हाइट का करेक्टर है तो कैपिटल T रहेगा, या फिर स्मॉल t रहेगा। कलर का है तो कैपिटल B या कैपिटल B स्मॉल b रहेगा। मतलब कंट्रास्टिंग का मतलब कोई डिफरेंट करेक्टर नहीं, सेम एक ही ट्रेट के, एक ही गुण के दो एलील।
जब वो दोनों दूसरे के पास आते हैं, ब्रॉट टुगेदर इन अ क्रॉस, मेंबर ऑफ द एलीलिक रिमेन टुगेदर इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में इकट्ठे रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्योंकि डोमिनेंट जीन साथ रहता है। क्योंकि F1 जनरेशन आप उसको ही कहोगे जब हम प्योर पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं। एंड सेग्रीगेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, दूसरे जनरेशन में सेग्रीगेशन शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि F2 में हमारे पास वैराइटीज आ जाती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपको एज इट इज इस वर्डिंग को लर्न करना है। अब थर्ड लॉ आता है हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी एक यूनिवर्सल लॉ नहीं माना गया, क्योंकि आने वाले टाइम में आप स्टडीज करोगे, आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पढ़ोगे। लिंकेज थ्योरी के अंदर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट टोटली रिजेक्टेड है, सभी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। सिर्फ अप्लाई होता है तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि मटर के पौधे तक ही एप्लीकेबल था ये। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को आप हमेशा करके दिखाओगे या अपनी जो स्टेटमेंट तैयार करोगे वो डाइहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से करोगे। इसमें दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हमें देखना होता है, या हम कहें कि हमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है हम दो कैरेक्टर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर मेंडल ने शेप का कैरेक्टर लिया था प्लस कॉटिलिडन्स की कलर का कैरेक्टर लिया था। ये भी आप लोगों को 10th में बड़े अच्छे से मैंने कराया है, जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो हमारे पास जीन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एलील्स के, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब अपने ऊपर ही निर्भर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जब हम ये रेशो देखते हैं जो आपके सामने है 9:3 रेशो, इस रेशो के अंदर हम क्या देखते हैं बेटे कि हमारे पास जो करेक्टर्स आ जाते हैं, ये जो रेशो हम देखते हैं 9:3:1 कि हमने प्लांट्स तो सिर्फ दो टाइप के लिए हैं। हमने जो पेरेंट लिए हैं वो सिर्फ दो ही तरह के हैं, एक प्योर है येलो कॉटिलिडन है, और जो उसमें राउंड शेप है, जो बीज है उसकी जो शेप है वो राउंड है। एक पेरेंट हमने ऐसा लिया, और दूसरा पेरेंट जिसकी हम कहें कि इसको ब्रीड कराया है उसके साथ, वो कैसा लिया है? रिंकल्ड, झुर्रीदार बीज है और ग्रीन कलर है। हमने पेरेंट दो लिए हैं, बट ये हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो जनरेशन मिल रही है, हमें जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो 4 तरह के मिल रहे हैं। ये देखिए 4 तरह के मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? येलो, पहले तो पेरेंट जैसे मिल रहे हैं। पेरेंट डोमिनेंट पेरेंट कौन? देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा यहाँ भी अप्लाई होता है। कैसा? कि हमें ऐसे ज़्यादा मिल रहे हैं, YYRR हमें ज़्यादा मिल रहा है। आप काउंट करोगे 9 की रेशो आती है। हम काउंट करते हैं 16 में से 9 तो कैसे हैं? डोमिनेंट पेरेंट जैसे हैं, और बाकी बचे हुए जो हमारे 7 समथिंग बचते हैं, ये हमारे कितने रहते हैं? 3 एक जैसे आए हैं, 3 थोड़े अलग तरह के आए हैं, और एक बिल्कुल डिफरेंट आया है। एक बिल्कुल डिफरेंट जो आया है वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर आया है, वो आपका रिसेसिव पेरेंट आया है जो आपने यहाँ लिया था। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सब अपने आप इंडिपेंडेंट अशोर्ड करते हैं। कोई किसी भी शेप के साथ जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर राउंड शेप है तो येलो ही कलर सीड का आएगा। यहाँ सीड का कलर ग्रीन भी आया है, यहाँ ग्रीन कोट वाले का येलो राउंड शेप भी आई है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई दी। बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? जब लिंकेज थ्योरी आई। लिंकेज में सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ रिजेक्शन में आ गया। तो इस वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को भी यूनिवर्सल लॉ नहीं माना गया। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने तीनों लॉज को डिस्कस किया है, लेकिन अब फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है, वी विल डिस्कस इन द जूम क्लास।